हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये अभी इसमें यूट्यूब के लिंक में लिखा हुआ रहा 29 नंबर यूनिट, बट अभी हम यूनिट नंबर 7 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ लो। सर अगर मान लीजिए कहीं पे आप कोई डेट मेंशन करते कोई किसी डॉक्यूमेंट पे। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, बोलिए जोर से। सर बोल रहे हैं अगर कहीं पे हम किसी डॉक्यूमेंट पे डेट मेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कुछ भी, अगर वहां पे हम टाइमिंग लिख देते हैं तो हम्म ये क्या कोई बैंकिंग रूल में है कि आप वहां पे टाइमिंग नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, कहीं रूल नहीं है ये। नेचर ऑफ, मतलब नेचुरल जस्टिस की बात करें तो टाइम लिखने में कोई इश्यू नहीं है। हम्म, वही सर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कंप्लीट डेट देखा जाए तो उसके साथ टाइम इम्बेडेड होता है। नहीं नहीं, टाइम कंप्लीट इनवैलिड क्यों होगा? कोई टाइम इम्बेडेड। इंसिडेंस किसी समय पे हुआ, समय मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में डेट और टाइम नहीं आता क्या? हाँ वही तो सर, तो डेट लिखने में चलिए। कहीं यहाँ तो वो नहीं है। ओके सर, चलिए, थैंक यू। तो ये हम लोग यूनिट नंबर 7 में हम लोग बात कर रहे थे फेडाई के जो रूल्स गाइडलाइंस हैं। और फेडाई एक आरबीआई की सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है जो भी हमारे फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन करना। जैसे नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है उसको डिफाइन कर रहे थे कल हम, ठीक है। और कलेक्शन के लिए कोई बिल भेजा गया तो उसे कब हम रियलाइज मानते हैं। इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, इंटरेस्ट कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। एलसी का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, क्लीन इंस्ट्रूमेंट में जो रेमिटेंस की बात आई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक क्लियर कर लिया था ना, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है? कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक डेफिनेट अमाउंट होगा और पीरियड होगा। व्हेन ए बिल कॉन्ट्रैक्ट मेंशन मोर देन वन रेट फॉर बिल ऑफ डिफरेंट डिलीवरीज, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी must state the amount and the delivery agent against each such rate। तो इसमें क्या बोलता है कि एक तो डेफिनेट अमाउंट और डेफिनेट पीरियड के लिए होगा। व्हेन अ बिल कॉन्ट्रैक्ट मेंशन मोर देन वन रेट फॉर बिल्स ऑफ डिफरेंट डिलीवरीज, जो डिफरेंट डिलीवरीज के रेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट द अमाउंट एंड डिलीवरी अगेंस्ट ईच सच रेट। तो जो भी रेट है, मान लिया उसने 6%, 3%, 4%, डिफरेंट रेट दिए उसने, तो हर डिलीवरी का आगे का अमाउंट अलग होगा। ये होगा $500, ये हो गया $700, ये हो गया 800, कुछ भी होगा। तो उसने कहा अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिफरेंट डिलीवरीज होंगी, और डिफरेंट डिलीवरीज होंगी तो रेट और अमाउंट दोनों उसके बताने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन पीरियड ऑफ डिलीवरी, ये तब होता है जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जो ऊपर वाला है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे डिलीवरीज को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन पीरियड ऑफ डिलीवरी, unless the date of delivery is fixed and indicated in contract, option period may be specified at the discretion of a customer, subject to the condition that such option period of delivery shall not extend beyond 1 month, ठीक है। If fixed date of delivery or last date of delivery option is known holiday, the last date for delivery shall be preceding working day। यानी इसको अब ध्यान रखिएगा इस रूल को। अगर मान लिया 10 जनवरी को थी और यहाँ हॉलीडे हो गया, तो इसका मतलब इसकी मैच्योरिटी कब हो जाएगी? 9th को, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, उससे पहले वाले वर्किंग डे में डिलीवरी हो जाएगी। इन केस ऑफ सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे, जैसे पीछे बात कही थी, नॉन हॉलीडे कौन सी होती हैं और सडन डिक्लेयर्ड हॉलीडे कौन सी होती हैं? पीछे पढ़ा था ना एक जगह।
3 days बिफोर अगर डिक्लेयर हो तो अगर 3 दिन पहले आपको मालूम है कि छुट्टी होने वाली है तब ठीक है, और अगर आपको 3 दिन से कम समय में मालूम हुआ तो उसको सडन हॉलीडे बोलते हैं। तो इसके लिए बोल रहा है कि अगर सडन डिक्लेयर हॉलीडे तो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डिलीवरी ऑन नेक्स्ट डे। मतलब 10th को डिलीवरी थी और 9th को पता लगा कि हॉलीडे हो गया, तो उस बंदे ने जिसने 10th को आना था, अब वो कब आ पाएगा? वो 11th को ही आ पाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स परमिटिंग ऑप्शन ऑफ डिलीवरी मस्ट स्टेट द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ डिलीवरी, कब से शुरू करके कहाँ तक आपको वो डिलीवरी कर देनी है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, ये भी एक छोटे छोटे क्वेश्चन में वहां पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, 11 जनवरी टू 17, मतलब एग्जांपल दिए हैं कि एक रेंज दे दी उसने, रेडी और कैश मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी ऑन द सेम डे, और वैल्यू नेक्स्ट डे को बोलते हैं हम टॉम। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सक्सीडिंग वर्किंग डे फॉलोइंग द कॉन्ट्रैक्ट डेट। सक्सीडिंग का मतलब उसके 2 दिन बाद। ठीक है, सेकंड सक्सीडिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये बताया था हमने, बियॉन्ड स्पॉट डेट होता है जो फॉरवर्ड। प्लेस ऑफ डिलीवरी टू बी डिलीवर्ड और पेड ऑफ द बैंक, वहां पर लिखा रहता है कि ये कहाँ पर इसकी डिलीवरी होनी है। ठीक है। डेट ऑफ डिलीवरी अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी in case of bills document negotiated purchase or discounted the date negotiation purchase date payment and rupees to the customer। तो उस कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर बिल्स है, डॉक्यूमेंट नेगोशिएटेड है, परचेज है या डिस्काउंटेड है, तो द डेट ऑफ नेगोशिएशन परचेज डिस्काउंट एंड पेमेंट ऑफ रुपीज टू द कस्टमर, तो वो जो उसने डेट मेंशन की थी वही जो है डेट ऑफ delivery होगी। However, in case of the document are submitted earlier to or later than the original delivery date submission, document of different users, the bank may treat it as proper delivery, provided there is no change in the expected date of realization of the foreign currency calculated at the time of booking of the contract। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उसके डेट के बाद भी लाते हैं, आप कोई बिल लेके आते हैं जो लेटर देन ओरिजिनल डिलीवरी डेट के बाद भी लाते हैं, तो बैंक उसको ट्रीट कर सकता है प्रॉपर डिलीवरी अगर देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द, मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड डेट रियलाइजेशन की है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आपकी लास्ट डेट में तो चेंज हो गया है कि लास्ट डेट हो गई, उसके बाद आप बिल लेके आ रहे हैं, तो भी बैंक कंसीडर कर सकता है अगर उसमें एक्सपेक्टेड डेट में कोई चेंज ना हुआ हो। नो अर्ली रियलाइजेशन और लेट डिलीवरी चार्जेस शैल बी रिकवर्ड इन सच केस, और ऐसे कंडीशन में नो अर्ली रियलाइजेशन और लेट डिलीवरी चार्ज शैल बी रिकवर्ड। नो का मतलब नहीं रिकवर किए जाएंगे उस कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस। In case export bill document sent for collection date of payment rupees to customer on realization of the bill. In case of retirement crystallization of the import bill, the date of retirement crystallization will whichever is earlier. Option of delivery in all forward merchant contract, the merchant whether buy or sell will have to option of delivery। अगर option delivery है, option of यूजांस, यूजांस का मतलब फ्यूचर पीरियड, तो उसमें बोलता है कि वुड शुड स्टेट द टेनोर ऑफ द बिल, एक्सेप्टेंस डिलीवरी बिल ड्रॉन ए डिफरेंट टेनोर विल बी एट द रिस्क। तो पहले से बता देगा भैया 30 डे बाद मिलेगा, बट वो फिर भी डिस्क्रिप्शन है किसका? बैंक का। मर्चेंट कोटेशन, उसने बोला द एक्सचेंज रेट शैल बी कोटेड इन डायरेक्ट टर्म सो मैनी रुपीज पैसा फॉर 1 यूनिट 100 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यूनिट और 100 यूनिट ऑफ फॉरेन। इसका मतलब ये है कि $1 इज इक्वल टू 81.23 रुपीज। तो यहाँ पर क्या है 1 यूनिट या 100 यूनिट ऑफ फॉरेन। तो 100 यूनिट इसमें कौन सी वाली 100 यूनिट में यूज की जाती है? जापान येन। ठीक है। राउंडिंग ऑफ, ये जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, आपका काम है खुद भी स्क्रीन पे देखते रहना, जितना दिमाग में बैठ जाए बैठा लेना। कोई बहुत फैक्ट है ये,
ठीक है, वहां पर इससे हेल्प मिलेगी अगर फैक्ट आप तो समझ के जा रहे हैं। ये टर्म जो ऑप्शन है इसका क्या ऑप्शन और ऑप्शन में होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन होते हैं दो, अच्छा अच्छा वो मतलब बाई और सेल के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। और बाकी जो है ये जो ऑप्शन वाला है, मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं कवर करता नहीं हूँ। जो सी मॉड्यूल है ना अपना, सी हाँ मॉड्यूल में कहीं पे एक जगह फॉरवर्ड ऑप्शन के बारे में अगर कहीं दिया तो आप पढ़ 20 पाए। नंबर अभी यूनिट केवल में। इसके जो फैक्ट जैसे जितना समझ में आ रहा है उतना लेके चलो, ठीक है। ठीक राउंडिंग ऑफ रुपीज इक्विवेलेंट टू फॉरेन करेंसी, तो उसने बोला हुआ सेटलमेंट ऑफ ऑल मर्चेंट ट्रांजैक्शन मे बी इफेक्टेड बाय राउंडिंग ऑफ रुपीज अमाउंट और एक्चुअल पैसे एज पर द बैंक, बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अर्ली डिलीवरी, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने रखा था 10 जनवरी का और वो आ गया 9 जनवरी को या 8 जनवरी को, या आया वो 12 ऑफ जनवरी को, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपने। जनरल, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर अनलेस स्टेटेड इन द कंट्रेरी, मतलब ऐसा कुछ पहले से विरोधाभास में ना हो, मतलब ये लिखा ना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो क्या कर सकते हैं बैंक, एक्सेप्ट और गिव अर्ली डिलीवरी और एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू इफेक्ट डिलीवरी और रिक्वेस्ट द बैंक फॉर द, और वो कस्टमर को बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। अर्ली डिलीवरी, इफ ए बैंक एक्सेप्ट और गिव्स अर्ली डिलीवरी द बैंक सेल रिकवर पे स्वैप डिफरेंस, अगर वो जल्दी करता है अपनी डिलीवरी या लेट करता है उस कंडीशन में उसको स्वैप डिफरेंस, स्वैप का मतलब होता है उस दिन में अदला एक्सचेंज करने के रेट, बाई और सेल के जो बीच का डिफरेंस है वो उसको देना पड़ेगा। इफ एनी इंटरेस्ट ऑन आउटले इनफ्लो ऑफ फंड फॉर सच स्वैप शैल बी रिकवर्ड और पेड, दोनों चीजें रिकवर्ड और पेड। एक्सटेंशन की बात आती है तो उसने बोला शॉर्ट बाय द सेल बी कैंसल्ड। ये आपको पता है एक न्यूमेरिकल है हमारे बुक में इस चीज का एक्सटेंशन वाला। फॉरेक्स में। फॉरेक्स में एक न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है कि भाई मेरा आज ड्यू था लेकिन 2 दिन बाद ड्यू होने लगा, उसको चेंज कर दो, 1 महीने बाद दूंगा मैं। तो इसमें बोलता है, तो उसने बोला सेल बी कैंसिल, तो उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कैंसिल करना पड़ेगा एंड रीबुक साइमल्टेनियसली ओनली एट द करंट रेट ऑफ, जो आज के रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया यहाँ पर होना था लेकिन वो आपको यहाँ पे आके कहता है भाई इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो इस डेट में पहले वाला तो कैंसिल होगा और अगेन एक क्या होगा उसी डेट में, रीबुक होगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड रेट एंड द रेट at which the contract is cancelled shall be recovered from paid to the customer at the time of extension. Such request for extension shall be made on or before the maturity date of the contract. तो उसने बोला एक्सटेंशन जो बनाया जाएगा वो such request for extension shall be made on और बिफोर द मैच्योरिटी डेट, यानी ये जो एक्सटेंशन होगा या तो इसी डेट पे होगा या इससे पहले हो सकता है लेकिन उसके बाद नहीं होगा। ये बात पॉइंट समझ में आया लासुला? सपोज कीजिए पहले यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट था आपका और आपको अगर इसे एक्सटेंड कराना है या तो इस दिन आ जाए आप या उससे कभी भी पहले आ जाए, ठीक है। कैंसिलेशन में, अब कैंसिलेशन में ये कहता है रिकवरी पेमेंट ऑफ लोन और गेन, दोनों चीजें बार बार लिख रहा है, इस बात का ध्यान रखना जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने टाइम से पहले या बाद में होगा, जो डेट पहले से डिसाइडेड थी, उस कंडीशन में आपको रिकवरी और पेमेंट दोनों के बारे में बात करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए कस्टमर, if the request is made on before the maturity date, the authorized dealer shall recovery pay as the case may be the difference between the contracted rate and rate at which cancellation is effected। वो जो हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन यहीं पर ऐसा है, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस ऑन कैलकुलेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिफोर मैच्योरिटी डेट विल बी क्या क्या हो सकता है? रिकवरी कैन बी आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। जो रिकवरी करनी है वो एक साथ ले सकते हैं या उसकी भी 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट। रिपेमेंट पीरियड शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रिपेमेंट पीरियड है वो शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द मैच्योरिटी डेट ऑफ, जिस दिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर हो रहा हो। अब इसमें ऐसा समझ लो आप, जैसे मान लिया फर्दर आपने यहां तक के लिए बढ़ा दिया, उसको 60 डे के लिए बढ़ा दिया, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस आया 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख रुपए आपके इस ड्यूरेशन में क्या हो सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में लिए जा सकते हैं या वन टाइम लिए जा सकते हैं, बैंक पे डिपेंड करेगा। ठीक है। द रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट शुड बी यूनिफॉर्मली रिसीव्ड ओवर द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट्स पीरियडिकली शुड बी एटलीस्ट वंस इन ए, मतलब उसकी जो पीरियड है कम से कम एक क्वार्टर में एक जरूर होनी चाहिए। द बैंक शुड हैव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर डील विद द रिकवरी एंड पेमेंट ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंस द डिटेल। तो इसमें बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है। रेट एट विच कैंसिलेशन टू बी इफेक्टेड। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो ये जो जितना हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना फेडाई के रूल में, जब हम पीछे एलसी की बात कर रहे थे या कोई न्यूमेरिकल की बात करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज की बात करते, तो वहां जो भी हम काम कर रहे थे उसके रूल कहाँ लिखे हुए? यहाँ लिखे हुए। ठीक है। परचेज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैंसिल्ड एट टीटी सेलिंग रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑथोराइज्ड डीलर। सेल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैंसिल्ड एट, अब यहां बोला परचेज कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट रेट पे, सेल कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट रेट पे बट टीटी पे। ठीक है। where the contract is cancelled before maturity, the appropriate forward TT rate shall be applied। अगर समय से पहले आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, बिफोर मैच्योरिटी कैंसिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बोलता है अप्रोप्रिएट टीटी रेट। तो ये जो ऊपर जो बात करी है, ऊपर करी है बाई के केस में सेल और सेल के केस में बाई, और दोनों में क्या यूज किया हुआ है? टीटी। Notwithstanding the fact that exchange contract between the customer and the bank becomes impossible, कोई ऐसा कारण हो जाए कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती कोई भी रीजन से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ने मना कर दिया, एक्सचेंज कंट्रोल की कोई गाइडलाइन आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसने बोला हुआ टू हैव बिकम वाइड एंड द कस्टमर सेल्फ फोर्थविथ अप्लाई टू द ऑथराइज डीलर फॉर, और इस कंडीशन में वो ऑथराइज डीलर के पास आएगा और कहेगा कि भाई ये चीज इसलिए नहीं हो पा रही, अब इसको कैंसिल कर दो। और इसमें जो प्रोविजन होंगे वो 6.4, 1 और 2 के लगेंगे। तो 6.4, 1 और 2 ये था जो भी काम चाहे वो किसी भी कंडीशन से कैंसिल हो रहा है, बैंक अपने कैंसिलेशन के रूल वही अप्लाई करेगा। मतलब उसके वहां जो पॉलिसी है, जिस तरह की वो क्या चार्ज लेता है, किस तरह, वो सब वैसे ही करेगा। ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर, अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज मैच्योर्ड शैल बी कैंसिल एट द, ये क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने किया हुआ है और वो नहीं आता, तो कौन सी डे में? 3rd वर्किंग डे में। ठीक है। और जब वो कैंसिल करेगा, स्वैप कॉस्ट इफ एनी सैलरी, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, यानी उसी डेज पे जो भी बाई की और सेल के रेट का डिफरेंस है, वो कॉस्ट उसको कस्टमर को देनी होगी। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, द कस्टमर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एक्सचेंज डिफरेंस इफ एनी in his favor since the contract is cancelled account on his default, he shall however be liable to। अब देखो इसमें इस बात पे ध्यान रखना, कब? अगर मैच्योरिटी डेट के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो ओनली कस्टमर को क्या बियर करना पड़ेगा? लॉस, और गेन का कोई फायदा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बिफोर मैच्योरिटी करता है कैंसिल, उस कंडीशन में कस्टमर को फायदा होगा तो फायदा मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? स्वैप कंटेन in all cases early delivery of contract, swap cost shall be recovered from the customer irrespective of whether the actual swap is made or not। अब ये कहता है स्वैप क्या हाइपोथेटिकल है,
कि मान लो मैं आज कोई चीज खरीदूं और आज कोई चीज सेल करूं, उनका डिफरेंस आपको देना ही देना होगा, ठीक है। सच रिकवरी शुड बी मेड आइदर बैक एंडेड, अपफ्रंट, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो ये रिकवरी देने के लिए उसने कहा कि वो एक साथ ले ले या वो मतलब बाद में एडजस्ट कर ले। Next, payment of swap into a customers may be made at the beginning or at the end of the swap period per bank। अब इसमें क्या है, जो स्वैप की बात आ रही है, जैसे आज रीबुक हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आज कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, रीबुक हुआ और यहां तक क्लियर हुआ, तो वो चाहे तो यहीं पे पेमेंट करे, चाहे तो एंड ऑफ द स्वैप पीरियड पे करे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हर एक की बैंक की पॉलिसी पर, ठीक। आउटले एंड इनफ्लो ऑफ फंड, authorized dealer shall recover interest on outlay of funds for the purpose of arranging the swap. In addition to the swap cost, in case of early delivery of contract, in such swap leads to inflow of funds. If such a swap leads to inflow of funds, interest shall be paid to the customer। अब देखो एक बात और है कि अगर वो डिले बैंक पेमेंट कर रहा है तो कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, मतलब कस्टमर को मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। फंड्स आउटले इनफ्लो शैल बी अराइव्ड एट by taking the difference between the original contract rate and the rate at which swap could be arranged. The net of interest to be recovered oblique paid and the threshold limit for the same may be determined। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई आगे पीछे का पेमेंट हो रहा है तो उसमें क्या, अगर इंटरेस्ट की बात होगी तो कस्टमर को अगर डिले करेंगे तो कस्टमर को देना पड़ेगा, और कस्टमर डिले करेगा तो कस्टमर से आप ले लेंगे, ठीक है। बिजनेस थ्रू इंटरमीडियरीज, अगर आप किसी एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू, मल्टी बैंक पोर्टल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी अगर वो कर रहे हैं, इंटरमीडियरी को यूज कर रहे हैं, तो ऑथराइज डीलर शैल यूज द सर्विसेज ऑफ द इंटरमीडियरी एक्रेडिटेड बाय द फेडाई। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं वो फेडाई से एक्रेडिटेड होना चाहिए, यानी सर्टिफाइड होना चाहिए। नो ब्रोकरेज फीस चार्ज एंड अदर देन द रेम्युनरेशन शैल बी पेड टू द ऑथराइज डीलर टू अदर बैंक एम्प्लॉय ऑन एनी फॉरेन। यहाँ पे स्पेलिंग देखना जरा क्या लिखी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो उसने बोला हुआ बैंक एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट अगर आपको करना है तो किसको करेंगे, या तो एक्सचेंज ब्रोकर होगा, या मल्टी बैंक पोर्टल से कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से। किसी स्टाफ को, एम्प्लॉय को नहीं पेमेंट करना कोई। एम्प्लॉय को पेमेंट करने का मतलब क्या होता है, बोलिए। अरे घूस देना हो गया। Accredited intermediaries will conform to the rule of condition and code of conduct laid down by FEDI। मतलब जो भी इंटरमीडियरी हैं किसके रूल मानेंगे, फेडाई के रूल मानेंगे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ईच अथॉराइज्ड डीलर एंड द एसोसिएशन ऑफ इंटरमीडियरी टू रिपोर्ट टू फेडाई द नेम ऑफ द, जो भी ये एक्रेडिटेड वो है इंटरमीडियरी हैं उनको अपना नाम फेडाई को देना पड़ेगा। Reporting changes, any changes in the regard of the constitution and address of the material in respect of India। अगर इंटरमीडियरी जो भी है वो कुछ भी अपना चेंज करती है तो उसे फेडाई को बताना पड़ेगा। ऑल्सो रिपोर्ट चेंज इन द कॉलिंग असिस्टेंट, की एम्प्लॉय, मैनेजर, जिससे कि कोई फ्रॉड फोर्जरी ना हो पाए।
Contract notes confirmation. All contracts confirmation advices in relation to the foreign exchange business must bear the subject to the rules and regulations. मतलब उसमें पहले से लिख दिया जाएगा ये जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें फेडाई के रूल लागू होंगे. No foreign exchange contract shall be made with an intermediary is a principle. No foreign exchange contract shall be made with an intermediary is a principle. A bank must refuse to give delivery or to take delivery from any party other than the declared principal and authorized dealer. Principal का मतलब है कोई authorized dealer. तो authorized dealer principal हुआ और इसने कोई अगर इंटरमीडियरी खोली है तो वो एजेंट की तरह हुआ. तो इसने बोला हुआ कि नो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड विद द इंटरमीडिएट. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा किसके साथ होगा? प्रिंसिपल के साथ होगा. कॉन्ट्रैक्ट आपका हमेशा प्रिंसिपल के साथ होगा. इंटरबैंक सेटलमेंट और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आर डेल्ट इन दिस रूल. कंसीडरिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द प्रोसेसिंग processes of the payment and reconciliation account, it has become more expedient. तो आजकल जो है बहुत तेजी से हो जाता है. इंटरेस्ट रेट फॉर डिलेड डिलीवरी. तो कई बार क्या होता है कि आपकी डिलीवरी अगर डिले होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट है कितना है? इसने कहा है शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 2% ओवर बेंचमार्क रेट ऑफ द करेंसी कंसर्न. इन करेंसी के बेंचमार्क रेट से 2% ओवर देना. तो यहाँ पर कुछ लिस्टेड बिलो करी क्या है? INR का रेट कैसे दिया जाएगा? NSE माइबोर ओवरनाइट का जो रेट है प्लस कितने परसेंट? 2%. इसको थोड़ा सा वैसे ही देख लो. STG में क्या है? बेस रेट एट द बार्कलेज बैंक. और USD का प्राइम रेट ऑफ सिटी बैंक. यूरो का मार्जिनल लैंडिंग फैसिलिटी रेट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक. JPY का टोक्यो मित्सुबिशी, इसको क्या बोलते हैं? चेच क्या फ्रैंक बोलते हैं ना इसे? फ्रैंक. 3 month रेट ऑफ स्विस नेशनल बैंक, स्विस फ्रैंक बोलते हैं हम. कैड कनाडियन डॉलर का नोवा स्कॉटिया बैंक है. इन केस ऑफ द ट्रांजैक्शन करेंसी नॉट मेंशन अबव, सेलर बैंक सेल पे इंटरेस्ट 2% ओवर नोशनल ओवरड्राफ्ट रेट पेबल बाय द बायर बैंक. तो एक बात ध्यान रखना, अगर लिस्ट में नहीं है तो कहता है जो बायर बैंक है उसके वहां ओवरड्राफ्ट का जो नोशनल रेट है उसमें प्लस 2%. एक्सेप्टेंस ऑफ बैक वैल्यू क्रेडिट. अगर कई बार होता ना कि पेमेंट तो आ गया लेकिन हमने अभी क्रेडिट नहीं किया तो वो बैक डेट से जब करते हैं. इन केस सेलर बैंक इज विलिंग टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ लेट पेमेंट बाय ऑफरिंग ए डिलीवर फंड्स ऑन वैल्यू डेट बेसिस. कि भैया ठीक है मैं बैक डेट से तुम्हारे में क्रेडिट दिखा दूंगा. द बायर सेल एक्सेप्ट सच फंड प्रोवाइडेड द फंड्स आर डिलीवर्ड within 2 working days from the due date of the contract. In case funds are delivered beyond 2 working days, तो उसमें क्या कंडीशन है? It will be choice of the buyer bank. तो अगर 2 दिन के बाद वो कर रहा तो फिर ये चॉइस पर होगा वो पैसे को वो करे या न करे. In case funds are delivered beyond 2 working days from the due date, it will be choice of the buyer bank to accept. अब वो accept करे या ना करे. तो उसने पहला बोला वैल्यू डेटेड फंड और क्लेम इंटरेस्ट ऑन पैरा. तो या तो सिंपल ले लेगा कि भाई ठीक है दे दो पैसा, या वो कहेगा कि भाई आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट क्लेम करना पड़ेगा. टाइम लिमिट फॉर क्लेम फॉर डिले should be made within 15 working days from the due date of the contract. The seller bank, in case of the shall be liable to pay interest. The claim is not within 15 days. The interest will be payable by the selling bank at a maximum period of कितने? 60 days only. पीछे भी आया था रूल. Time limit for settlement of the claim within 15 working days. Deliberate default, कोई जानबूझ के अगर डिफॉल्ट कर रहा है, अगर 60 दिन तक सेटल नहीं कर रहा है उस कंडीशन में बोलता है यहाँ पे द मैटर वुड बी एग्जामिन्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द फेडाई और एनी सब कमिटी जो फेडाई ने बना रखी हो. रॉन्ग डिलीवरी ऑफ फंड. A seller bank delivers fund to the account other than the notified account, किसी और अकाउंट में कर देगा. It shall compensate the buyer, तो बायर को compensate करे. Use of incorrectly paid fund.
a bank which has received fund not intended to on our account shall be liable. अगर उसने पैसा तो मिल गया बैंक को बट वो आपको नहीं दे रहा, रिटर्निंग द फंड विद द प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइडेड चार्ज ऑफ द बैक वैल्यूएशन आर बॉन्ड। बैक वैल्यूएशन का मतलब जिस दिन वो दे रहा उससे पहले जिस दिन देना चाहिए था, अगर वो 10 दिन पहले देना चाहिए था तो 10 दिन के हिसाब से जो रेट होगा वो करेगा। रिटर्निंग द फंड विद द इंटरेस्ट दैट इज अर्न, और अगर उसने कोई उस फंड में कोई इंटरेस्ट अर्न किया तो वो भी उसे वापस करना पड़ेगा। सेटलमेंट डेट चेंज व्हेन मैच्योरिटी डेट इज ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स ऑन ए मंथ एंड मंथ एंड एंड द सेट डे इज डिक्लेयर हॉलीडे सब्सिक्वेंटली नॉन हॉलीडे में, तो उसमें क्या करता है, बी प्रीपोन टू प्रोसीडिंग डे। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नॉन हॉलीडे में पहले हो जाएगा और सडन हॉलीडे में नेक्स्ट वर्किंग डे बाद में होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे। हाँ। नोटिस फॉर ऑप्शन डिलीवरी in case of the interbank forward contract that allow option for delivery, the buyer bank shall take up such forward contract after giving notice of कितना 2 working day। चेंज इन एक्सपायरी डेट पीछे पढ़ा था हमने, तो उसने कहा कि नॉन हॉलीडे में तो प्रीसीडिंग डे हो जाएगा और हॉलीडे सडन में डिक्लेयर में नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। FEDI is a which was established with the approval of RBI to take over the certain function of the Exchange Banks Association। आई थी बात ये? सेल्फ रेगुलेट। ठीक है, इज ए ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब वो एक तरह से उसी को पावर दे दी कि भाई तुम संभालो। ठीक है, उसको पावर दे दी कि तुम इस चीज को टेक केयर करो, ये संभालो। ठीक है, अगला क्या है? The function of FEDI include framing gas rules. द फंक्शन ऑफ FEDI इंक्लूड फ्रेमिंग, कैसे रूल बनाता है? एक्सचेंज रूल, same rule, uniform rules. The function of FEDI including framing uniform rules and guideline for ensuring level playing field। ठीक है, नेक्स्ट NTP allowed for the bill currency generally कितने दिन होता है NTP? 25 days। 25 days। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा as per the FEDI rule बैंक shall undertake business only through कौन से एक्सचेंज ब्रोकर? वर्ड आया था अभी, accredited, जिसको FEDI ने क्या किया हो, FEDI ऑथराइज किए, अप्रूव किया हो, accredited। ठीक है, accredited। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्या है? 3 वर्किंग डेज। एज पर द नोइंग हॉलीडे, तो उसमें कौन सी वर्किंग डे में करेंगे? 3 वर्किंग 3 वर्किंग डे नोइंग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ अर्ली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड शैल बी, क्या होगा? सर भी रिफंडेड, शैल बी पेड टू द कस्टमर या रिफंडेड टू द कस्टमर। ठीक है, ओवर मतलब ऐसा समझ लो कि आपने उससे ले लिया था 60 डे का इंटरेस्ट, लेकिन बिल वहां पे आपको बिल का पेमेंट मिल गया 3 दिन पहले, तो 3 दिन का आप इंटरेस्ट कस्टमर को वापस करेंगे। ठीक है, ओवरड्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाने चाहिए? कैंसिल हो जाने चाहिए ऑन द 3rd वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट के बाद। अगर वो नहीं आता तो 3rd डे में वो क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब है शॉर्ट नोट ऑन टॉपिक। ECB से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ECB का मतलब क्या होता है? अब एक मैंने आपको बताया था, उसको देखो दोबारा से जरा, यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्ट। सब लोग देखना, अगर कुछ डाउट छोटे मोटे रह गए तो यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियर हो सकते हैं।
ये गुड सर्विस देता है और ये ऑन क्रेडिट देता है, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? सप्लाई। सप्लायर क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड में देखो। सेकंड में ये होता है कि यहाँ एक बैंक है, लेट्स से एसबीआई मान लेते हैं, ठीक है। एसबीआई ने इसको डॉलर पेमेंट किया, बट ये एज ए क्या होता है यहाँ पे, बोरोवर। तो इस कंडीशन में क्या क्रिएट कराता है? Buyer बायर्स क्रेडिट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट केस बढ़ते हैं। अगर मान लिया एक्सपोर्टर ने यहाँ पीएनबी से एक पीसीएल ले लिया, ठीक है, या आपका पोस्ट शिपमेंट ले लिया, तो इन लोन्स को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट क्रेडिट। हाँ, सिंपल एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। और ये मान लिया यूएसए में है, इसने सिटी बैंक से लोन लिया, सीसी ले लिया या टर्म लोन ले लिया या पीसीएल ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट फाइनेंस। इंपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। और अगर इसी ने यहाँ पर एक एलसी का प्रोसेस शुरू करा, तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट फाइनेंस में लेते हैं, बट बोलते हैं इंपोर्ट एलसी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टर की कंट्री में इंपोर्टर को अभी तक कितने लोन मिल गए? 3 टोटल। 3 मिले। एक दो तीन। तीन एक तीन मिला। सिंपल लोन, दूसरा अंडर एलसी, तीसरा दूसरी कंट्री से, ठीक है, दूसरी कंट्री के किससे? बैंक एक्सपोर्टर्स। बैंक से। और एक चीज और है, बायर्स क्रेडिट में ये जो लोन दे रहा है ये एसबीआई इसको, वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट दे रहा है कि भाई ये सामान आना है, कुछ करना है, बट की और इस वाले में अगर हम बात करें एक्सपोर्ट फाइनेंस में, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई कंपनी सेटअप करने के लिए भी लोन दे सकता है, टर्म लोन दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि ये एक सिंपल सेलर है, एक्सपोर्टर नहीं है। क्या है? सिंपल सेलर। तो सिंपल सेलर अगर बैंक से लोन लेगा तो वो कौन सा फाइनेंस है? कौन सा फाइनेंस है? डोमेस्टिक फाइनेंस। डोमेस्टिक फाइनेंस। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो कोई भी कैपिटल फाइनेंस ले रहा है, क्या ले रहा है? कैपिटल फाइनेंस ले रहा है। तो कैपिटल फाइनेंस में मान लिया वो $500 की कोई मशीन मंगा रहा है अमेरिका से, तो मशीन तो एक बार में आ जाएगी ना, उसको तो केवल इंस्टॉलमेंट देनी है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो सिंपल टर्म लोन ले रहा है, सिंपल टर्म लोन ले रहा है, तो उसको हम फॉरेक्स फाइनेंस में नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट कई बार वो एक्सपोर्ट फाइनेंस में लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उनको गवर्नमेंट से जो एक्सपोर्ट करने में क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं उसका यूज करने के लिए, ठीक है। अब एक बात और आती है यहाँ पर, हाँ, ये मैं इसलिए बताने लगा आपको, एक्सपोर्ट कमर्शियल बोरोविंग क्या होती है? एक्सपोर्ट कमर्शियल, सॉरी, सर बायर्स क्रेडिट में एक्सपोर्टर इंडिया का ही होगा ना, अगर इंडिया से बायर्स क्रेडिट ले रहा है तो थर्ड कंट्री का तो नहीं हो सकता। थर्ड कंट्री का भी हो सकता है, बस वो उसकी कंट्री का नहीं होगा। अच्छा, मतलब जहाँ पे इम्पोर्टर है वहां का नहीं। हाँ, वहां का नहीं होगा। अगर वहां का होगा तो सिंपल इंपोर्ट लोन हो जाएगा ना, एक्सपोर्ट फाइनेंस हो जाएगा। ठीक मतलब है। एसबीआई किसी थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए वो कर सकती है, इम्पोर्ट के लिए। इंपोर्ट एसबीआई क्या कर सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आजकल मैंने बताया ना कि हमारे बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो सऊदी से लोन ले रहे हैं, अच्छा। ठीक है।
और सर सामान एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाना है। यानी सर एलसी का काम आजकल सऊदी में बहुत हो रहा है। सर यहाँ से एक हो सकता है, अगर हमारा एक्जिम बैंक यूएसए बैंक को फाइनेंस करेगा तो लाइन ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है सर। हाँ, अगर एग्जिम बैंक करता है। हाँ नहीं, हाँ हमारे ये भी कर सकते हैं। इधर देखो, जैसे एसबीआई है ना, हाँ सर। एसबीआई जो है किसी और कंट्री को, अगर कंट्री को, इंस्टीट्यूशन को या हाँ इनको फाइनेंस फाइनेंशियल। करते हैं ना, किसी हेलो, तो यहाँ पर अगर किसी कंट्री, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट को अगर लोन दे रहे हैं तो यही लोन क्या कहलाता है हमारा? LOC. लाइन लाइन ऑफ ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज किया क्योंकि सर वो अभी जो थर्ड नया कंट्री नाम वाला आया क्या है, बताया आपने? कौन सा है? थर्ड कंट्री वाला बताया ना आपने, एक थर्ड थर्ड कंट्री को कंट्री हो, देंगे। थर्ड इंस्टीट्यूशन हो, या कोई वहां का बैंक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट हो ना, मतलब आउट ऑफ द कंट्री आप लोन दे रहे हैं, किसके लिए? किसी बड़े पर्पज के लिए। ठीक है, ये छोटे पर्पज के लिए नहीं होते हैं। ठीक, तो अभी जो नाम आया वो आया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। तो इसको हमें समझना है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग आर कमर्शियल लोन raised by eligible resident entities from recognized non-resident entity and should conform to the parameters such as minimum maturity, permitted and non-permitted, and uses maximum all-in cost ceiling। अब इसमें क्या बोला इसने कि हमारा जो, मान लिया यहाँ पे टाटा है, टाटा ने यूएसए में किससे? सिटी बैंक से अगर फंडिंग ली है फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल, लिखा ना कॉमर्शियल लोन, तो एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटी। तो नॉन रेजिडेंट एंटिटी का मतलब कौन हो गया? बाहर के बैंक। ठीक है, शुड कंफर्म। और इसमें जो रूल्स हैं, जैसे कि हम कितने समय तक ले सकते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 10, मिनिमम मैच्योरिटी। दूसरा, नॉन परमिटेड, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूज, मतलब किसके लिए ले सकते हैं और किसके लिए नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको बोला कि एटॉमिक एनर्जी के लिए ले सकते हैं, यस, अगर है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। किसी के लिए मना किया है तो उसके लिए नहीं लेंगे। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ठीक है, ये सब चीजों को देखते हुए, तो अगर कोई इंडिया की एंटिटी कहाँ से लोन लेती है? नॉन रेजिडेंट एंटिटी से। बाहर कंट्री से कॉमर्शियल पर्पज के लिए लोन लेती तो होगा। ठीक है, और इसमें कुछ कैटेगरी है। क्या बोलता है? फॉलोइंग 3 ट्रैक बाहर से क्यों लेगी सर? अपने इंडिया है। से अवेलेबल नहीं होगा इसलिए लेंगे बाहर से। और इंडिया का ब्रांच मैनेजर नहीं दे रहा है, अच्छा बार हाँ, बार वही जल्दी तो दे बोल रहा रहा है, ऑनलाइन दे रहा है। हूँ। ओके सर। दूसरे ऐसा चीज, है, इंटरेस्ट रेट भी कम मिलते हैं ना सर, कई जैसे सारी बातें हैं। मतलब अगर आपको बाहर से मिल रहा है तो कोई रोक थोड़ी सकता है आपको। इंडिया का क्या जा रहा है बताओ जरा। ठीक है, दूसरी बात, फिर भी ये बोलता है कि रूल क्यों बनाए हैं फिर? मतलब इसको बिल्कुल लिबरल क्यों नहीं रखा है? फिर भी रूल बना रखे हैं, इसे ट्रैक रहे। पता लगा कि किसी यहाँ के उसने 10,000 मिलियन डॉलर का किसी बैंक से लोन ले लिया, फर्जी आधार कार्ड बना करके, फिर क्या होगा? बदनामी होती है। ठीक है, चलो, तो इसने बोला ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3। क्या बोलता है? मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB विद इन मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 to 5 ईयर। ठीक है, तो मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, 3 to 5 ईयर
और इसमें अप टू एवरेज मैच्योरिटी क्या है इसकी 10 साल। 10 ट्रैक years. 3 में क्या बोलता है, इंडियन रुपीज में। ये तो दोनों लोन किस में मिलने हैं आपको, डॉलर में, Foreign आपको currency. डॉलर में ही रिपे करने हैं। और ये वाला INR में मिल रहा है, इसकी मैच्योरिटी 3 to 5 ईयर। तो ECB लेने के 3 ये पॉइंट आ गए। 3 तरह के लोन मिलते हैं, 2 तो फॉरेन करेंसी में, एक 3 से 5 में और 10 में, और एक इंडियन करेंसी। फॉर्म्स ऑफ ECB, तो ECB में कौन कौन से बोले, उसने कहा परमिटेड एंटिटी बोरो रिकॉग्नाइज्ड फॉलोइंग फॉर्म। किस फॉर्म मिलता है, या तो कहेगा लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन, यानी वो बैंक से लोन ले रहा बाहर के। दूसरा सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, फ्लोटिंग रेट नोट्स एंड फिक्स रेट बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इन चीजों को भी वो क्या कर सकता है, बाहर से वो कर सकता है, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा, ये तो हमें बिल्कुल बहुत क्लियर पता होना चाहिए, क्या। Buyer's credit. चौथा, सप्लायर। अच्छा, अब आपको समझना है कि जो हमने नीचे पिक्चर बनाया था, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कौन सा है। Buyer's credit. Buyer's Second. बायर्स क्रेडिट भी है और सप्लायर्स क्रेडिट। Supplier इसका credit भी मतलब क्या है। है, देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो इंपोर्टर है किसी भी कंट्री में, इसको मान लेता हूं मैं इस समय कहाँ बैठा हुआ है इंपोर्टर, हमारी इंडिया का। तो अगर ये हमारी इंडिया का है और ये मान लेता हूं सिटी बैंक है, ये वाला, तो इस इंडिया के यानी कि रेजिडेंट बंदे ने चाहे इस सेलर से लोन लिया या इस बैंक से लोन लिया, दोनों ही किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सप्लायर क्रेडिट। नहीं, ECB में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बंदा है, इस बंदे ने, इंडिया के बंदे ने बाहर के बैंक या बाहर के सप्लायर से, अगर बाहर के बैंक से लेता है तो बायर क्रेडिट है, बाहर के सप्लायर से लेता है तो सप्लायर क्रेडिट है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, Commercial. चलो। और वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो करता है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आई, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करता है, लोग उसे क्या देंगे बाहर से, डॉलर। और बॉन्ड्स इज ए काइंड ऑफ Loan. लोन होता है। Loan. बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं, एक तरह के लोन। लोन अरे होते हैं। बॉन्ड कौन इशू करेगा, डेब्ट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है एंटिटी जो है वो। बॉन्ड हम इशू करेंगे, ये यहाँ का जो इंडियन का कंपनी है, डिवेंचर। डिबेंचर, ये है शेयर प्रेफरेंस, बॉन्ड डिबेंचर, सब में क्या है, आपका पैसा आ कहाँ से रहा, अल्टीमेटली फॉरेन। लोन बाहर से आ रहा ना, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और बॉन्ड आप मकान बनाने के लिए तो लेंगे नहीं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इशू करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लीज कर रहे हैं आप, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हैं आप इशू कर रहे हैं। हाउएवर, ECB framework is not applicable in respect of the investment of non-convertible debenture in India made by registered foreign portfolio investor। तो इसने कहा है कि अगर ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू अगर हो रहे हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बस ऐसे पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अवेलेबल रूट फॉर रेजिंग ECB हम किस किस रूट से उठा सकते हैं। अब देखो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है आपको RBI से परमिशन नहीं लेनी है, अप्रूवल रूट का मतलब है आपको RBI से परमिशन लेनी है। ठीक है, तो इसने बोला हुआ कि ऑटोमेटिक रूट द केस आर एग्जामिन्ड बाय द ED कैटेगरी 1 के जो बैंक होते हैं वो खुद एग्जामिन करते हैं। अप्रूवल रूट में बोलता है बोरोवर आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर रिक्वेस्ट टू द RBI थ्रू द ED। मतलब अप्रूवल रूट में RBI को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है ED से। ठीक है, regulatory provision are most similar, there are some differences in the form of amount of borrowing, eligibility of borrower,
permissible and used under the two route. ठीक है. While the first 6 forms of borrowing mentioned above can be raised both under automatic, तो उसने कहा कि चाहे वो ऑटोमेटिक से ले चाहे वो ये जो इसमें ये लिखा है फर्स्ट 6, कहाँ लिखे हुए हैं 6? ये वाले, ऊपर वाले ये जो है ना, ये लिखे हुए हैं. इसके बैंक थ्रू loans, yes. ये जितने केसेस हैं, इसके लिए कौन सा रूट बोला उसने? ऑटोमेटिक. ठीक है. और ईसी जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है, इसके लिए कौन सा रूट लेना पड़ेगा आपको? Approval. मतलब इसके लिए आपको आरबीआई को पहले अप्लाई करें. इसके लिए आपको सिंपल किसको अप्लाई करना पड़ेगा? एडी को. और हाँ. इसके लिए किससे अप्लाई करना पड़ेगा? एडी के थ्रू आरबीआई को. ठीक है. देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल लिमिट. ये ईसीबी नाम का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं थ्योरी का मिल जाएगा आपको, और बहुत टफ नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना ईसीबी का? सर बाहर से जो पैसा कर्ज लेंगे वही ना ईसीबी हुआ सर, फॉर द कॉमर्शियल पर्पज. फॉर द कमर्शियल पर्पस. जी सर. एक यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सीआर क्या लेंगे? 8 लेंगे या 9 लेंगे? देखो इसमें सिंपल बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे रहता है सब कुछ. अगर जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा ना कि इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया की बात करता है, इन इंडिया तो तो हाँ, इन इंडिया का मतलब आरबीआई हो गया. ठीक है. मतलब ज्यादा चांस उसमें इंडिया के कंसर्न में हो सकते हैं. ठीक है. बेसल अकॉर्डिंग तो मेंशन किया होगा अकॉर्डिंग बेसल. अगर बेसल का कोई नाम पूछा होगा तो बेसल का वर्ड यूज किया होगा पक्का. हाँ, मतलब बिल्कुल वो आपको वहां पे लैंग्वेज का ही खेल है सारा. लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है. ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का है वो इवनिंग में शुरू करेंगे उस टॉपिक को. हाँ, और अभी कुछ लोगों की नींद नहीं खुली है भाई. चलो. There नहीं are सर, मत different बोलिए. individual limits for the amount of ECB which can be raised financial year under the automatic. ऑटोमेटिक में ऊपर बात करी थी ना उसने कि हमें इसके लिए एक लिमिट भी तय करनी है. तो कितना बोला हुआ है? ऑटोमेटिक रूट से कितना है? 50 मिलियन. 750 मिलियन. $. ठीक है. इसी प्रपोजल बियॉन्ड द लिमिट सेट फॉर ऑटोमेटिक रूट कम्स अंडर द अप्रूव. और इससे ज्यादा आपको चाहिए तो मतलब ये जो 6 पॉइंट है ना, इस 6 पॉइंट को उसने बोला कौन सा वाला रूट है? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रूट ऑटोमेटिक रूप. बट कहाँ तक? अप टू 750 मिलियन डॉलर. अगर इससे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कौन सा रूट हो जाएगा? अप्रूवल रूट. अप्रूवल रूट. इट मींस दैट अप्रूवल रूट वुड हैव मोर रिगर व्हेन कंपेयर टू द. तो जैसी ऑटोमेटिक रूट से ज्यादा परेशानी आएगी आपको इसमें करने में. ठीक है. अब आ गया एडी. सर ये 6 फॉर्म जो बोरोइंग है, हैं? ये तो बोथ बोला, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल दोनों रूट को बोला है. क्या कह रहे हैं? जो 6 टाइप्स ऑफ बोरोइंग है ना, हाँ, जो सब 6 फॉर्म्स ऑफ ईसीबी है उसमें से 7 फॉर्म्स ऑफ ईसीबी है. फर्स्ट 6 तक हम लोग ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट दोनों में कर सकते हैं. लेकिन प्रोविजन क्या है? 750 उसका एक्सपोजर 750 मिलियन यूएस डॉलर से कम या इक्वल चाहिए. कम नहीं सुनो तो, वो दोनों में कर सकते नहीं. कोई भी अप्रूवल रूट पे नहीं जाएगा अगर उसका ट्रांजैक्शन 750 मिलियन से कम है. क्यों जबरदस्ती क्यों आप एजीएम को एप्लीकेशन लिखोगे जब आपका काम ब्रांच मेरे से हो जा रहा है? तो वो सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रेड ऊपर 6 में से 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अप्रूवल वाले. अप्रूवल में ना सर. कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल बता दें एक बार. कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है जैसे मान लिया हमने एक उसमें पढ़ा था ना एसडीआर. किसमें?
एनपीए वाले में। इसमें लास्ट में है सर ये दो। रिजुल जी क्या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं क्या? अभी आगे आएगा फॉरेन कन्वर्टिबल। हाँ चलो 4, कन्वर्टेबल 5 बताता हूँ मैं। में इस तरह से होता है कि सपोज कीजिए आपने एक यहाँ पर टाटा है, टाटा में आपने बॉन्ड ले लिए 2 लाख रुपए के, ठीक है, और ये बॉन्ड है 10 ईयर के। तो अगर ये बॉन्ड कन्वर्टेबल में है पहले से, तो आफ्टर 10 ईयर ये बॉन्ड क्या बन जाएंगे आपके? इक्विटी बन जाएगा, शेयर बन जाएगा। शेयर बन इक्विटी। और आपकी टाटा में हिस्सेदारी हो जाएगी। बात समझ में आई? कन्वर्टेबल है, जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उनको कन्वर्टेबल बोला जाता है। ठीक है, और हमने करेंसी के उसमें लिए सर एसडीआर में पढ़ा था ना, एनपीए वाले चैप्टर में एसडीआर में, उसमें क्या था कि जो लोन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा लोन के, आप उतने लोन के इक्विटी में हाँ बदल। इक्विटी में वो Equity। कन्वर्ट हो जाता है, ये फर्स्ट पेपर में लेफ्ट जो से, होता है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट पेपर में से एनपीए रीस्ट्रक्चरिंग और सीडीएस एसडीआर इसमें कुछ नहीं आया था सवाल? आया था, आया था। एएलएफ के बारे में आया था, एएलएफ। रीस्ट्रक्चरिंग का आया था सर। रीस्ट्रक्चरिंग का एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा अकाउंट रीस्ट्रक्चर्ड होता है, लॉस अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, डाउटफुल अकाउंट और सब स्टैंडर्ड अकाउंट। तो इसका आंसर है कि ना, लॉस वो- अकाउंट रीस्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ लॉस अकाउंट रजिस्टर, हम भी लॉस ही लगाते सर लास्ट बैच में आया था एनपीआर प्रोविजनिंग संबंधित क्वेश्चन। ऐसा था कि आज तक कभी ना वैसा प्रोविजनिंग का पढ़े, आज क्या तक था? वैसा एनपीआर का देखे ही नहीं कभी जिंदगी में। तो उसका आप एग्जाम्पल देते तो नहीं हो ना, पता ही लगता कि क्या क्वेश्चन था। एसीडीडी करके था कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस टाइप का था। याद ही नहीं आ रहा, कभी देखे ही नहीं सर, पूरा किताब में ना देखे, ना कभी पढ़े, ना कभी आरबीआई के गाइडलाइन में देखे। वो एनपीए के सर्कुलर में देखना पड़ेगा। और सर कंसोर्टियम भी आया था, अच्छा, लेकिन पहले ही पूछे उसमें थे, क्लियर हो वो गया चीजें था। आई थी कि कंसोर्टियम अगर है तो 60% लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा, 75% नहीं वो वाला चीज नहीं आया था सर, नहीं आता उसका है। क्वेश्चन था कंसोर्टियम वाला। क्या था उसका, एक क्वेश्चन था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, लेकिन था उसका क्वेश्चन। कौन सा बैंक चलो। उसमें लीड करेगा, इस तरह से था कि हाँ अगर हाँ लीड सर वो बैंक ये पे था था। कि अगर कंसोर्शियम में कोई लोन सैंक्शन होता है तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कौन सा रूल फॉलो होता है, तो उसमें ये था कि अगर मान लीजिए कंसोर्शियम में कोई लोन सैंक्शन हुआ तो वो सभी अप्रेजल एज पर रूल रहेगा। उसमें सेकंड ऑप्शन था कि भाई अगर कोई इसमें इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता है तो लीड बैंक उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और थर्ड में था हाँ कि ये पॉइंट था कंसोर्शियम कि सारी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को क्या कराई जाएंगी, मैंडेटरी एक्सचेंज है। करी जाएगी। हाँ इट्स मैंडेटरी, ये सेकंड नंबर था। थर्ड में था अगर कोई बैंक एक्सचेंज नहीं करता है तो ओनली लीड बैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पढ़ते हो या खुद पढ़ते हो तो आपके अंदर कभी ऐसा आता है कि भाई मैं तो एजीएम के बराबर जानने लग गया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। एक चीज है है? सर, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और काफी भी हो जाती है। मेरा मतलब ये नाम तो है बहुत कुछ रहा है, एग्जाम के बाद सब भूल जाएंगे। नहीं नाम पर वो याद तो ठीक, रहता है। हाँ, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप कल एजीएम बनेंगे ना हाँ सर। तो कोई भी सर्कुलर आपके सामने आएगा तो आपको बहुत ऐसा लगेगा हाँ पढ़ा हुआ सुना हुआ है, तो आप जल्दी से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हमारा जो बैंक है छोटा बैंक है, बट उसमें सारी वो एक्टिविटी होती है जो बड़े बैंक में भी होती है, छोटे लेवल से होती है, लेकिन काम सारे वही होते हैं। तो कोई भी जब सर्कुलर आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे एकदम से समझ में आता है अच्छा ये चीज है। तो ऐसे ही आप भी जब जाएंगे, जब अच्छी पोस्ट पे जाएंगे
तो वहां पर आपको ये सर्कुलर है या कोई ऐसा लेटर है या कोई इंसिडेंट हो रहा, आरबीआई का ऑडिट हो रहा, तो एकदम आपसे जल्दी से पकड़ पाएंगे कि क्या है। वो फैक्ट एंड फिगर तो अलग चीज है। फैक्ट एंड फिगर तो जब सर्कुलर पलटेंगे ना तो दिख जाएगा, ये है फिर ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन आया था, तो अगर शेयर करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या था, ठीक है। चलो सर कम याद टू आ द गया, पॉइंट। बोले सर? हम्म, 1 मिनट में सर बोल सकते हैं, याद आ गया। बिल्कुल, बोलो बोलो। एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसके हाँ लिए आकस्मिक जैसे कोरोना आता है तो उसके लिए 6 महीना रुक गया, ठीक है। हाँ और उसका डेट था कि इतना तारीख 1/1/2022 को था शायद, ऐसे ही कुछ करके कि उसका सैंक्शन लिमिट किया गया। लेकिन 6 महीना के कारण वो विलम्ब हो गया, वो कोरोना और के कुछ कारण के चलते, फ्लड और के आकस्मिक। फिर हाँ। क्या हुआ, फिर लोकसभा हंगामा कर दिया जिसके कारण कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा दिया उस पे। उसके बाद वो लिखा था कि कब ये खाता एनपीए होगा, और उसमें एक कुछ पॉइंट ऐसा सर, करके मार्क था, एसईसीडी करके था, कुछ किया हुआ। सर एक सर बूट वो मेथड टिस्को उसमें प्रोजेक्ट था, बूट ब्रैकेट में बेसिस पे। बूट मेथड लिखा हुआ था उसी सवाल में। भाई एक एबीजेड जो कंपनी थी उसको एक ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट दिया ऑन द बूट समझ गया, बेसिस, मैं समझ गया। मतलब वो अप्रूव्ड बाय किसी टिस्को। कैलेमिटी या किसी एक स्पेसिफिक इफेक्ट के कारण वो प्रोजेक्ट जो है रुक हाँ, गया, फ्लैट आ गया था, और फ्लैट आ हाँ गया था। कुछ भी हुआ, और उसकी वजह से उसमें सर सीओडी कोर्ट ने लिखा क्या था, लगा दिया, उसमें स्टे लगा दिया। तो वो उसका जो जो प्रोजेक्ट है वो एनपीए कब होगा, यही तो क्वेश्चन बताया आपने। सर जी उसका जी सीओडी था सर, सैंक्शन हुआ था उसका सर जनवरी 1/1/2022 को था। 2022 हाँ और सीओडी था, जो सीओडी था 6 मंथ के बाद सीओडी था, या उसी हाँ दिन सीओडी शायद डेट ऐसा तो कुछ था सर। हाँ। तो सीओडी के बाद तो 6 मंथ के बाद ही एनपीए डिक्लेयर होगा ना। इसमें जो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि कोर्ट अगर कोई स्टे लगा भी देता है तो एनपीए तो डिक्लेयर हो ही जाएगा। सर उसमें मेरा क्लियर कॉमन पूछा सेंस था ये कि कहता है। जो मतलब कि आप ये इसमें ये किस डेट को एनपीए डिक्लेयर होगा, तो वो अबाउ 1 साल के बाद था। मतलब जैसे 23 नहीं था, डायरेक्ट 24, 25, 24 से शुरू 26 और 27 दिया था जनवरी से, सिंपल। 2 साल गैप करके था सर एनपीए का। सभी में 2 साल गैप करके था। ये कब तक स्टैंडर्ड रहेगा, ये किस डेट को एनपीए रहेगा, इसमें प्रोविजनिंग जब एज ऑन डेट एनपीए होगा उस दिन इसका प्रोविजनिंग क्या रहेगा, ये तो उसमें है इसका सर। आप लोगों ने ये आंसर आके देखा? इसका सर मैं आज देख लेती हूँ, ये उसमें पॉलिसी में है, जो आरबीआई का जो असेट प्रोविजनिंग वाली है ना पॉलिसी, उसमें टिको का रिस्ट्रक्चरिंग में है। इसमें नेचुरल जस्टिस की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ तो उनको फायदा दिया होगा। मतलब सरकार ने ये अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें उस प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए कुछ ना कुछ वो काम उन्होंने दिया होगा। एक मैं भी यहाँ सामने स्क्रीन में कुछ खोल रहा हूँ आपके लिए। ये अभी मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो बीएफएम का पेपर है ना, उसमें भी एनपीए का मामला है। ये एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए एनपीए की बात की गई है। डीसीसी हुआ, यस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, तो उसमें बात करता है, ठीक है। जी यही लाइन था, टू डीसीसी। कैटेगरी, प्रोजेक्ट लोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट लोन फॉर, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन था वो, जैसा आप बता रहे हैं ना, जी जी जी। ठीक है। तो इसमें गाइडलाइंस क्या है? एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस कुड टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज, कभी भी हो सकती है। कब? वो बीच में भी हो सकती है, अभी शुरू नहीं हुआ, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट, और जब उसमें सब स्टैंडर्ड हो गया तो देखो एक आंसर तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग कौन से एडवांस कर रहा हो, ओनली स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल। डाउटफुल। ठीक है, यानी Doubtful. लॉस को नहीं करता। एक क्वेश्चन आंसर तो आपका ये निकला, ठीक है। दूसरा, और सर डाउटफुल के स्टेज में ही तो
राइट ऑफ कर सकता है ना, लॉस में तो राइट ऑफ नहीं होता, नहीं, लॉस में ही राइट ऑफ होता है। और लॉस में जाके राइट ऑफ होता हम्म। देखो एक ये लिखा हुआ है, एनी एडिशनल फाइनेंस मे बी ट्रीटेड स्टैंडर्ड सेट अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज है तो उसमें 1 साल तक वो स्टैंडर्ड ट्रीट रहेगा। उसमें रीस्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट था कोई? नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग पॉइंट तो नहीं था सर। स्ट्रक्चरिंग में सर बूट मेथड लिखा हुआ था सवाल में। क्या लिखा था? बूट? जी। बूट इसमें तो कोई नहीं आ रहा वर्ड। सर एक कैपिटल वर्किंग से भी क्वेश्चन था। सर ये जो असेट क्लासिफिकेशन वाला सर्कुलर है ना सर, हाँ। जो मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, उसमें 18 नंबर पेज पर है सर। 18 नंबर पेज? हाँ, 16 से स्टार्ट होता है। सर्कुलर तो हमने भी यही खोला हुआ है, पर ये आपने पुराना तो नहीं खोल रखा? नहीं सर, मैंने ये लिया है 1 अप्रैल 2022 को है ना सर, जो एक्सक्लूडिंग आरआरबी किया है इन्होंने। अच्छा। उसमें इन्होंने स्पेसिफिक दिया है इसका। चलो इसको छोड़ रहे हैं फिर। थोड़ा सा चीज रह गया, ऐसे कवर कर लेते हैं जल्दी इसमें। अच्छा, एक बात और आती है कि ये जो एडीआर है, एडीआर क्यों एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग का फॉर्म में आया है, ये बताओ मुझे आप। अमेरिका से इंडियन कंपनी बोरो करता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इधर देखना ध्यान से जरा। इंडिया से टाटा कहाँ गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गया, और वहां अमेरिकन से क्या लेके आया? पैसा लेके आया। तो अल्टीमेटली इंडिया का कोई बंदा कहाँ गया? बाहर गया, और बाहर से पैसा लेके आया। किस लिए लेके आया? घूमने के लिए, खाने के लिए, कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पज के लिए, इसलिए। ठीक है। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द बैंक्स विश टू प्राइस द एडीआर हाई एनफ टू शो सब्सिडाइज्ड वैल्यू। इसमें कुछ रह गया है यहाँ पे। The foreign company must provide detailed financial information to the sponsor bank. स्पॉन्सर बैंक से मतलब है कि जिसके थ्रू वो वहां पर अपना एडीआर को इशू कराएगा। The depository bank set the ratio of US। समझा दीजिए सर, सर प्लीज एडीआर एक बार समझा दीजिए। अरे कल कहाँ थे क्लास में? समझाया तो था मैंने, बहुत बढ़िया कर दिया। यहाँ देखो कि ये टाटा है, ये यूएसए गया, यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक अपने आप को क्या कराया उसने? रजिस्टर लिस्ट कराया। और ये जो लिस्ट कराएगा उसी को हम लोग एडीआर लिस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ का जो यूएस का सिटीजन है वो इसको पैसा देगा, और वो पैसा एडीआर के थ्रू सीधे कहाँ आएगा? टाटा के पास आएगा। ठीक है, मतलब किसी कंट्री का बंदा, किसी कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में जाती है, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, और वहां से पैसा उठा के लेके आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये अमेरिका जा रही है, तो अमेरिका जाएगी तो अमेरिकन डॉलर में उसका ट्रेड होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एडीआर। ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी बैंक सेट रेशियो ऑफ यूएसडी एडीआर पर होम कंट्री शेयर। द रेशियो कैन बी एनीथिंग लेस देन द ग्रेटर ऑफ द वन। अब इसमें ये कह रहा है कि वो रेशियो टाइप में उसको डिवाइड करती है। जैसे दिस इज डन बिकॉज ऑफ द बैंक्स टू विश टू प्राइस एन एडीआर हाई एनफ टू शो सब्सटेंशियल वैल्यू। यानी एक एडीआर की वैल्यू को वो 1.23 समथिंग बताती है, yet low enough to make the affordable for the। और कई बार क्या करती है
एक एडीआर की वैल्यू 0.75 बता रही है। तो जो लोग लेना चाहेंगे वो कहेंगे भाई इतने पैसे में मिल रही है, कुछ लोग इतने। तो जब लो करना चाहेगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ऐसा कर सकती है, ठीक है। मोस्ट इन्वेस्टर ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक एंड मैनी वुड साई अवे द कंपनी ट्रेडिंग 50 रशियन रूबल पर शेयर विच इक्वल्स टू द इतने डेयर एज ए रियल द मेजोरिटी ऑफ एडीआर रेंज बिटवीन। तो उसने कहा जो उसका प्राइस रखा जाता है, जैसे हमारे वहां एक इक्विटी शेयर का प्राइस क्या रखा जाता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट क्या रखी जाती है आमतौर पर? 10 रुपए रखी जाती है। तो हमें लगता है 10 रुपए बहुत छोटा है, तो वहां वो कह रहे हैं कि वो लोग $10 से लेकर के कितना रखते हैं पर शेयर का प्राइस? $100। $100, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसको समझ लो, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर और स्पॉन्सर्ड एडीआर में क्या फर्क है? तो अनस्पॉन्सर्ड में जहां पर नॉट इनिशिएटेड बाय द कंपनी कंसर्न, इसका मतलब ये है कि ये जो टाटा कंपनी है क्या करेगी, वहां पर जब फॉरेन में जाएगी तो यहां सारे शेयर किसी और को दे देगी, कहेगी भैया मुझे जो है $10 मिलियन चाहिए, तो $10 मिलियन यही कंपनी इसको दे देगी और लोगों से पैसा लेकर के अपने पास रखेगी। इस क्या बोलता है, अनस्पॉन्सर्ड मींस कंपनी का कंसर्न कुछ नहीं है, वो जो वहां का ब्रोकर है ना वो सारा काम कर रहा है। Unsponsored shares trade on the over the counter market. These shares are issued in accordance with the market demand and foreign currency has no formal agreement with the depository bank. तो वहां पर बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। Unsponsored ADR are often issued by more than one depository bank. Each depository service on the ADR has issued. स्पॉन्सर में बोलता है कौन प्रमोट करता है इसको, कौन प्रमोट कर रहा है? कंपनी, वो कंपनी खुद कर रही है, ठीक है। कंपनी अगर खुद एक्टिवली पार्ट करती है तो उसको हम स्पॉन्सर्ड एडीआर बोलते हैं, ठीक है। चूजिंग ए सिंगल डिपॉजिटरी बैंक, और एक ही बैंक से कॉन्टेक्ट रखती है। ऊपर वाले में कितने बैंक हो सकते थे? ब्रोकर्स। हाँ, और बैंक भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ही डिपॉजिटरी बैंक होता है विच एज्यूम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिविडेंड पेमेंट, और वो सारा काम खुद देखता है। इन दिस केस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व बाय द इशूइंग एडीआर आर बोर्न बाय द इशूइंग कंपनी, मतलब सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, स्पॉन्सर्ड कौन सी वाली है? टाटा सेल्फ, यानी सेल्फ, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी है तो ऐसे कर, ठीक है। द प्रोसीड्स ऑफ एडीआर इश्यूज आर आल्सो रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने तरह की स्पॉन्सर्ड एडीआर होती है, इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है पर समझिए। कितने कितने लेवल 3 है। लेवल क्या है? 3 है। पहला लेवल क्या कहता है? दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप एडीआर वेयर फॉरेन कंपनीज डोंट क्वालिफाई और डोंट विश टू हैव देयर एडीआर लिस्टेड। अगर वो चाहती है कि मेरा एडीआर या तो मैं इस लायक नहीं हूं या मेरा एडीआर वहां लिस्ट मत करो। लेवल 1 एडीआर आर फाउंड टू बी ओवर द काउंटर मार्केट, तो उसकी आपको सेल वगैरह करने के लिए एक्सचेंज के थ्रू नहीं होगी। भाई एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, अपने घर में जाओ बेचो खरीदो कुछ भी करो। आर एन ईजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू गॉज इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी नॉर्दर्न अमेरिका हैज लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, और इसके लिए इशू करने के लिए जो वहां का सेबी है, कहाँ का? यूएसए का सेबी है, जो एसईसी बोलते हैं उसे, उसके ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। लेवल 1 में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। लेवल 2 में बोलता है कि उसको कहाँ पे कोट करना पड़ेगा अपने आप को? नेस्डैक में, और मोर रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी विजिबिलिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। लेवल 3 में क्या बोलता है? उसने बोला व्हेन एन इशूअर फ्लोट्स अ पब्लिक ऑफरिंग एडीआर इन यूएस एक्सचेंज, लेवल 3 एडीआर आर एबल टू रेज कैपिटल एंड गेन सब्सटेंशियली विजिबिलिटी। मतलब ये थोड़ा सा क्या हो गई, और हायर रेंज की हो गई, ठीक है। एडीआर एन इजी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू बाय फॉरेन कंपनी, ठीक। चलो, ग्लोबल में बोला हुआ है जब ये
कहाँ पर लिस्ट होती हैं? मोर देन वन कंट्री में होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? GDR। और EDR कौन सी होती है? जो ओनली यूरोप में। ADR ओनली अमेरिकन में। GDR मोर देन वन। ठीक है। सर जो ऑन स्पॉन्सर ADR में आप ज्यादा बैंक क्यों इन्वॉल्व होंगे, वो समझ में नहीं आया। अनस्पॉन्सर्ड में कंपनी ने सबको फ्री कर रखा है कि जो चाहो मेरी शेयर बिकवा दो। मतलब मोर देन वन ब्रोकर इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, जो भी वहां पर इस कंपनी के शेयर को सेल कराने में प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा, तो वहां पे मोर देन वन हो सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्ड में वो सारा काम कौन देख रहा है? वो कंपनी खुद देख रहा है, और वो एक ही कंपनी को काम दे, एक ही बैंक को काम देती है। ठीक है। ऑन स्पॉन्सर तो टिकट बिकने लायक हो गया। हाँ, जैसे आपको वो नहीं होता है, क्रिकेट मैच होता है तो उसमें कई कंपनी उसका वो कर लेती हैं। इसके जो एयरप्लेन के वो हैं, क्या एयरप्लेन के जो टिकट हैं, कई कंपनी बेचती ना। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये क्यों ECB में आ रहे हैं? बोलो। डोमेस्टिक होगी। इसलिए आ रहे हैं कि अल्टीमेटली बॉन्ड में भी तो पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ठीक है। और ये बॉन्ड इशू कौन कर सकता है? जो कंपनी इंडियन होती है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, देखो इधर देखने रहा। इशुएंस ऑफ FCCB सेल कंफर्म टू द FDI। बेसिकली जो FDI की गाइडलाइन है वही गाइडलाइन किसकी है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की। और कन्वर्टेबल क्यों है? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? इनटू इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट देख लो, इसमें से एक क्वेश्चन फंस सकता है आपका। 5 साल मिनिमम। द कॉल एंड पुट ऑप्शन इफ एनी shall not be exercised before 5 years. Issuance of FCCB without any warrants attached. ठीक है। The issue related expenses not exceeding 4% of issue size. In case of the private placement, not exceeding 2% issue size as required in the term. तो यहां पर देखना, इसने पहला बोला हुआ द इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस नॉट एक्सीड, मतलब जो एक्सपेंसेस हैं वो 4% से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट में पता क्या होता है? इश्यू नहीं आता। मतलब आपने 4-5 लोगों को ढूंढा और उसको सेल कर दिया। उस कंडीशन में जो आपके एक्सपेंसेस होंगे कितने होंगे? 2%। ठीक है। अब ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है। एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या होगा? करेंसी का क्या हो जाएगा? आपस में करेंसी एक्सचेंज हो सकती है। ये भी मिनिमम मैच्योरिटी कितना है? 5 ईयर। चलो, ये इस टॉपिक को कंप्लीट तो हमने कर दिया। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर छुट्टी वगैरह में है तो इसको थोड़ा दो बार और देख ले, क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक था, पूरा कुछ था, कॉन्सेप्ट भी था, तो वो आपको कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स सॉलिड वाले देगा। तो आपका जो 45 से प्लस वाला है स्कोर, वो रहेगा आपका। ठीक है सर। सर ये अपने चैप्टर वाइज यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिए सर व्हाट्सएप ग्रुप में। वो उसमें है ऐप में? नहीं सर, ऐप में, लेकिन वो क्या, मैं जिधर जाता हूँ तो नेटवर्क थोड़ा कम मिलता है, तो वो क्या यूट्यूब में इजी खुल जाता। सुनो तो, उस ऐप को जब खोलोगे, उसी ऐप में ये लिंक है, आपको लिंक ही क्लिक करना है। सर तो व्हाट्सएप में आप कर देंगे क्या, तो थोड़ा इजी हो जाएगा एक जगह समझ। कर देंगे, फिर आप सर्कुलेट मत करना किसी को। नहीं सर। सर मेरे को भी कर दीजिए यार। वो ग्रुप में कर देंगे, अब आप आपस में ले लीजिएगा जिसको चाहिए होगा। चलो कर देंगे आज, है ठीक है। थैंक यू सर। तो आप एक बार रिमाइंड करा देना। जी सर। सर ABM में क्वेश्चन था। ABM छोड़ो।